तो अब यहाँ पे नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे घूर्णी घूर्णी गति, रोटरी मोशन। तो घूर्णी गति या रोटरी मोशन किसको बोलते हैं? ठीक है, तो जैसे कोई एक बॉडी है, कोई एक ये पिंड है ये, ठीक। अब इस पिंड का क्या कर लेते हैं हम, ये इस बॉडी का क्या ले लेते हैं, कोई एक एक्सिस ले लेते हैं। तो ये जो एक्सिस है, जो अक्ष है, ये इस पिंड से होकर गुजर रहा है। तो ये इस बॉडी का क्या है, एक एक्सिस है, इस बॉडी का क्या है, ये एक अक्ष है। तो यदि ये जो बॉडी है, जो पिंड है, ये क्या करता है, अपने से गुजरने वाले किसी अक्ष के चारों ओर रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, तो उसका जो मोशन है, उसकी जो गति है, उसको क्या बोलेंगे हम वहां पे, घूर्णी गति बोलेंगे। ठीक है, तो उसमें नोट करिए, उसमें लिखिए बल लगाने पर, बल लगाने पर जब कोई पिंड, बल लगाने पर जब कोई पिंड, जब कोई बॉडी अपने से स्वयं से गुजरने वाले, स्वयं से गुजरने वाले, स्वयं से गुजरने वाले किसी अक्ष के चारों ओर, किसी अक्ष के चारों ओर घूमती है, स्वयं से गुजरने वाले किसी अक्ष के चारों ओर घूमती है, तो उसकी गति घूर्णी गति कहलाती है। तो उसकी गति घूर्णी गति, रोटरी मोशन कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, इसको बल लगाना पड़ेगा, इसको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, या फिर हम इसको लगाते हैं बल युग्म। ठीक है, तो बल तो हमको पता है बल क्या होता है ना, बल युग्म क्या होता है उसको यहाँ पे देखते हैं कि बल युग्म क्या होता है। तो बल युग्म को बोलते हैं कपल। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई ये एक अक्ष है, यहाँ पे ये अक्ष हो गया, एक्सिस हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी बॉडी पे हम विपरीत दिशा में दो बल लगा रहे हैं, एक ये F1 और दूसरा क्या है, ये F2। और दोनों जो हैं, इस जो लाइन यहाँ पे दिख रही है, ये इस लाइन से दोनों की दिशा कैसी है, एक दूसरे के विपरीत है। और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, परिमाण कैसा है, इक्वल है। तो यदि दो बल किसी अक्ष पे के चारों ओर लगाए जाते हैं, जिनकी जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण जो है वो कैसा है, इक्वल है, लेकिन इनकी जो दिशा है वो कैसी होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, तो इनकी जो दिशा है वो कैसी रहेगी, एक दूसरे के विपरीत रहेगी। तो इस प्रकार से ये बल के जो पेयर हैं, जोड़े हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, बल युग्म बोलेंगे। आई बात समझ में? तो उसमें नोट करिए, उसमें लिखिए किसी पिंड पर, किसी बॉडी पर, किसी पिंड पर, किसी बॉडी पर समान परिमाण, इक्वल मैग्नीट्यूड, समान परिमाण और विपरीत दिशा में आरोपित, विपरीत दिशा में आरोपित अप्लाइड दो बल, कॉमा बल युग्म कहलाते हैं, बल युग्म कहलाते हैं। इनकी प्रवृत्ति, इनका नेचर, इनका नेचर, इनकी प्रवृत्ति पिंड को घुमाने की होती है, बॉडी को घुमाने की होती है। तो इसके कारण बॉडी क्या करेगी, यहाँ पे घूमेगी। ठीक,
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये बॉडी है, ये बॉडी इस दिशा में ऐसे घूमेगी, इस अक्ष के परितः, इस अक्ष के चारों ओर बॉडी क्या करेगी, यहाँ पे घूमेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बल युग्म बोलेंगे। तो पेयर ऑफ क्या होता है, फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो उसको यहाँ पे बोलते हैं बल युग्म, कपल उसको बोलेंगे। अब ये जो बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण, तो आघूर्ण को बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। तो बल युग्म का क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आघूर्ण हो जाएगा, मोमेंट ऑफ कपल हो जाएगा। तो बल युग्म का आघूर्ण का क्या मतलब यहाँ पे होता है, तो जैसे देखेंगे कि बल युग्म का जो आघूर्ण है, ये होता है कि जो ये बॉडी है, पिंड है, इस पे हमने क्या करें, दो बल लगाए, तो इनमें से किसी भी एक बल को ले लेंगे, दोनों बल का मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है। ठीक है, तो किसी भी एक बल को ले लेंगे, तो एक बल को ले लीजिए, और इन दोनों बलों के मध्य की जो दूरी है, ठीक है, उसको यहाँ पे ले लेंगे, यानी उसको बोलते हैं बल युग्म की भुजा भी बोलते हैं इसको बोलते हैं कि ये बल युग्म की भुजा है ये। ठीक है, यानी आर्म ऑफ क्या है, ये कपल है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं बल युग्म की भुजा या दोनों बलों के मध्य की दूरी। तो दोनों बलों के मध्य की दूरी या बल युग्म की भुजा। ठीक, तो बल युग्म का आघूर्ण किसको बोलते हैं, तो एक बल, ठीक है, एक बल और दोनों बलों के मध्य की दूरी या बल की भुजा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, उसको क्या बोलते हैं, बल युग्म का आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बल युग्म के आघूर्ण को ताऊ से शो करेंगे, और ये हो जाएगा फोर्स। ठीक, और इनके बीच की जो दूरी है उसको यदि हम डी मान लें, तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी यहाँ पे डी। तो जो बल युग्म का आघूर्ण है किसको बोलेंगे, समझ में आया, तो एक बल और दोनों बलों के मध्य की दूरी या बल युग्म की भुजा। तो इसकी जो इकाई है, इसका जो मात्रक है, वो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका जो एसआई मात्रक होगा। ठीक है, सबसे पहले जो बल युग्म का आघूर्ण है ये कैसी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है। ठीक है, तो ये जो है एक सदिश राशि है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो मात्रक होगा, और मात्रक में एसआई, तो एसआई लिख देते हैं, एसआई मात्रक। तो बल का क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, तो क्या बोलोगे, न्यूटन मीटर। ठीक है, सीजीएस क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा, तो सीजीएस हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर। इसके बाद में इसका जो विमीय सूत्र होगा, इसका विमीय सूत्र, इसका डायमेंशनल फार्मूला, तो बल का क्या होता है, mL/t-2। ठीक है, तो mL/t-2 होता है बल का। तो यहाँ पे एक d आ जाएगा, दूरी आ जाएगी, तो क्या लिखोगे, mL/t-2। तो ये इसका यहाँ पे विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक, दूसरा यहाँ पे याद रखना है
कि हमने कार्य पढ़ा था, कार्य, तो कार्य पढ़ा था, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित दूरी। तो बल का क्या लिखे थे हम, मात्रक न्यूटन, और दूरी का क्या लिखे थे, मीटर। तो हमने लिखा था कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल होता है। 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, 1 जूल के। इसकी इसका मात्रक भी क्या है, न्यूटन मीटर है, लेकिन इसको यहाँ पे हम जूल में नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि कार्य कैसी राशि है, अदिश है, और ये कैसी राशि है, सदिश है। तो इसके लिए 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल नहीं लिखा जाता है। आई बात समझ में, समझ में आया। तो आपको याद रखना है कि बल युग्म के मात्रक, बल युग्म के मात्रक 1 न्यूटन मीटर को जूल नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये किसको लिखा जाता है, कार्य को लिखाता है। तो आप बोल सकते हो कार्य के मात्रक, कार्य के मात्रक 1 न्यूटन मीटर को 1 जूल लिखते हैं। तो ये भी याद रखिए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद में आगे देखते हैं क्या है। तो इसके बाद में है कोणीय संवेग। तो इसको नोट कर लो और हेडिंग डाल लो, कोणीय संवेग। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखते हैं बल आघूर्ण, उसके बाद में कोणीय संवेग देखेंगे। तो बल आघूर्ण या टॉर्क किसे कहते हैं, तो जैसे हम देखेंगे कि कोई एक ये कपलिंग है या पुली है, और ये किसी शाफ्ट पे लगी हुई है, ठीक, और ये इसकी क्या है, यहाँ पे केंद्र से दूरी है यानी रेडियस है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसको घुमाने के लिए हम क्या लगाएंगे, पिंड है समझ लीजिए, इसको घुमाने के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे बल लगाएंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये फोर्स हो गया, बल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बल लगाते हैं, इस बल के कारण ये इस अक्ष के परितः, इस अक्ष के चारों ओर क्या करेगा, घूमेगा, रोटेट करेगा, ठीक। तो जो यहाँ पे बल आघूर्ण होता है, टॉर्क होता है, ये टॉर्क क्या करता है यहाँ पे, तो इसमें कोणीय त्वरण उत्पन्न करता है, ठीक है। बल आघूर्ण या टॉर्क क्या करता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, अपने अक्ष के चारों ओर घूम रहा है, तो उसमें कोणीय त्वरण उत्पन्न करने का काम कौन करेगा, यहाँ पे टॉर्क करेगा, यहाँ पे बल आघूर्ण करेगा, ठीक है। तो बल आघूर्ण को क्या बोलते हैं कि किसी अक्ष के चारों ओर उसको टर्न करने के लिए, उसको मोड़ने के लिए, या उसको ट्विस्ट करने के लिए, उसको ऐंठने के लिए जो बल का आघूर्ण होता है, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, वहां पे टॉर्क बोलते हैं, ठीक। तो टॉर्क का मतलब होता है कि किसी अक्ष के परितः यानी अराउंड चारों ओर किसी पिंड को, किसी बॉडी को घुमाने या ऐंठने, ठीक है, रोटेट करने या ट्विस्ट करने के लिए बल का आघूर्ण, बल का आघूर्ण, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स इसको बोलेंगे, ही बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण यानी टॉर्क कहलाता है। तो आघूर्ण का मतलब क्या होता है, तो आघूर्ण का मतलब सिंपल आप याद रखिए कि लंबवत जो दूरी होती है,
किसी अक्ष के लंबवत जो दूरी ली जाती है उसको क्या मान सकते हैं, वहां पे उसका आघूर्ण मान सकते हैं। ठीक, तो जो बल आघूर्ण है ये क्या करता है, कोणीय त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक, तो यहाँ पे उसको आगे लिखते हैं, तो उसको लिख सकते हैं कि बल आघूर्ण घूर्णी गति में पिंड में कोणीय त्वरण यानी एंगुलर एक्सेलरेशन उत्पन्न करता है। तो बल आघूर्ण जो होता है ये बल की क्या है, माप है, मेजर ऑफ क्या है, ये फोर्स है कि जो बल लगाया गया है वो कितना है, उसके कारण क्या हो रहा है, कोणीय त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उसकी गति क्या हो रही है, बढ़ रही है, कोणीय त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि बल आघूर्ण जो होता है ये क्या होता है, बल की क्या होती है, माप होती है, उसकी मेजर होती है। ठीक है, तो घूर्णी गति का ये क्या करता है, प्रभाव मापता है। यह बल के यह घूर्णी गति में बल के प्रभाव की माप है। ठीक है, तो घूर्णी गति में मेजर ऑफ क्या है, ये फोर्स है, बल के प्रभाव की माप है ये, कि बल का प्रभाव घूर्णी गति में कितना है। ठीक है, जिसके कारण कि कोणीय त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम उसका बल आघूर्ण बोलेंगे। ठीक, तो यदि बल आघूर्ण को हम परिभाषित करिए इस प्रकार से, लेकिन उसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, तो जो बल आघूर्ण होता है यानी जो टॉर्क होता है ये होता है बल गुणित, ठीक है, तो बल का क्या बोलेंगे हम, इसको मोमेंट बोलेंगे या दूरी बोलेंगे, है ना, या इसको क्या बोलेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो आघूर्ण बल युग्म का आघूर्ण बोले थे, तो बल युग्म का आघूर्ण इसको लिख सकते हैं, बल का आघूर्ण। तो बल का आघूर्ण का मतलब है कि ये लंबवत दूरी, इसको क्या बोलते हैं, बल का आघूर्ण। ठीक है, जैसे कि कोई अक्ष है, ये अक्ष की क्या हो गई, ये अक्ष है, यहाँ पे यहाँ से क्या हो गई, दूरी हो गई, और यदि इस पे हम ऐसा लंबवत बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये दूरी और गुणित क्या हो गया, बल। तो दूरी और गुणित बल, इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, बल का आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बल का आघूर्ण होता है वही क्या कहलाता है, बल आघूर्ण। तो बल का आघूर्ण के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, बल, और अक्ष से उसकी बोल सकते हैं लंबवत दूरी ले सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अक्ष से अक्ष से बल की लंबवत दूरी, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। तो अक्ष से बल की लंबवत दूरी, बल आपका ऐसे लग रहा है, तो अक्ष से बल की लंबवत दूरी, बल ऐसे लग रहा है, तो अक्ष से बल की लंबवत दूरी। ठीक, तो बल आघूर्ण का मतलब क्या हो गया, तो बल गुणित अक्ष से बल की लंबवत दूरी। ठीक, तो जो बल आघूर्ण है इसको हम बोलेंगे फोर्स इनटू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। और यदि कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट ऐसा है जैसे कोई कपलिंग है या पुली है, तो यहाँ से दूरी किसके बराबर होती है, रेडियस के बराबर, त्रिज्या के बराबर होती है, तो बल गुणित त्रिज्या उसके लिए लिख सकते हैं हम, है ना। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, बल गुणित त्रिज्या लिख सकते हैं। तो इसकी जो यूनिट होगी, इसकी इकाई भी क्या होगी, सेम, तो इसकी इकाई भी क्या होगी, सेम। तो जो बल युग्म का आघूर्ण था तो वैसे ही क्या है, यहाँ पे बल आघूर्ण दोनों सेम है, तो बल युग्म का आघूर्ण ही क्या होता है, बल आघूर्ण होता है। ठीक है, तो ये भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि। इसका जो मात्रक होगा वो भी क्या होगा, न्यूटन मीटर। ठीक, और इसका भी विमीय सूत्र क्या होगा, सेम। तो इसका भी विमीय सूत्र आपका होगा ml2 t-2।
सॉरी, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग का क्या मतलब होता है? कोणीय संवेग तो जैसे कोई ये बॉडी है यहाँ पे, ये इसका अक्ष है, ये इसका अक्ष है, और इसके चारों तरफ क्या कर रही है, यहाँ पे गति कर रही है। तो जब इसके चारों तरफ गति करेगी तो कोई पिंड यहाँ पे है, तो जब वो यहाँ से एक छोटा डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है, तो वो कैसी रेखा में होगा? सरल रेखा में। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये इसकी क्या है? इसका क्या है? रेखीय वेग। ठीक है, तो जब घूर्णी गति हो रही है तो वहां पे कण का क्या होगा? छोटा छोटा रेखीय वेग होगा, है ना। कोई भी जैसे सर्कल होता है ऐसा, तो सर्कल में इसके इस स्मॉल क्या लेते हैं हम यहाँ पे? एलिमेंट। तो ये स्मॉल एलिमेंट की गति कैसी मानी जाती है? रेखीय गति मानी जाती है। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पे इसके एलिमेंट की जो गति होगी, तत्व की जो गति होगी, कण की गति होगी, उसको क्या बोल सकते हैं? उसमें क्या है? रेखीय वेग है। तो जब कोई कण किसी अक्ष के चारों तरफ घूम रहा है, घूर्णी गति कर रहा है, तो उस कण के जो रेखीय वेग होता है और उस कण का जो आघूर्ण होता है, ठीक है, तो कण का रेखीय वेग हो जाएगा और कण का आघूर्ण, आघूर्ण का मतलब क्या हो गया? कण की अक्ष से लंबवत दूरी, तो उसको क्या बोलेंगे? आघूर्ण। ठीक है, तो रेखीय वेग और कण की अक्ष से लंबवत दूरी यानी कि उस कण के आघूर्ण का जो गुणनफल है उसको क्या बोलते हैं? कि वह उस कण का इस अक्ष के चारों ओर कोणीय संवेग है। आई बात समझ में? तो जो कोणीय संवेग होता है ये होता है रेखीय संवेग। ये रेखीय संवेग है यहाँ पे। तो रेखीय संवेग ठीक है, गुणित होता है यहाँ पे इसका आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब क्या होता है? लंबवत दूरी। तो उसको क्या बोलोगे? लंबवत दूरी या कण की अक्ष से लंबवत दूरी, ऐसे लिख देते हैं। कण की अक्ष से लंबवत दूरी, इसी को क्या बोलते हैं? आघूर्ण बोलते हैं। तो कर्ण की अक्ष से लंबवत दूरी क्या कहलाता है? उस कण का आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, तो कोणीय संवेग क्या होगा? कण का रेखीय संवेग और कण का आघूर्ण, तो उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? कोणीय संवेग कहलाता है। ठीक है, तो कोणीय संवेग को यहाँ पे बोल सकते हैं कि कण के रेखीय संवेग, ठीक है, तो बोल सकते हैं कण के रेखीय संवेग का घूर्णन अक्ष के चारों ओर आघूर्ण उस कण का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। ठीक, तो समझ में आया क्या बोला है यहाँ पे? कि कण के रेखीय संवेग, तो कण का क्या होगा? रेखीय संवेग होगा। ठीक है, घूर्णन अक्ष के चारों ओर आघूर्ण, रेखीय संवेग का घूर्णन अक्ष के चारों ओर आघूर्ण। तो घूर्णन अक्ष के चारों ओर आघूर्ण का मतलब बताया? उस कण की अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है, का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। तो यहाँ पे जो कोणीय संवेग है ये कैसी राशि है? तो ये भी सदिश राशि है। ठीक है, अब इसका जो मात्रक होगा
इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो रेखीय संवेग का मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो रेखीय संवेग के मात्रक को क्या लिखते हो? रेखीय संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग होता है। तो क्या लिखते हो? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे अक्ष की क्या है? लंबवत दूरी है, दूरी लंबाई है, मीटर है, तो क्या हो जाएगा? ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो यहाँ पर विमीय सूत्र होता है, ठीक, तो इसमें क्या है? द्रव्यमान है, तो ये हो जाएगा मास। ठीक, इसमें क्या है? लंबाई है, तो लंबाई का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और इसमें क्या है? समय है, तो क्या हो जाएगा? t-1। तो ml2 t-1, तो ml2 और t-1, ये इसका विमीय सूत्र यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो सभी सुधार लें। जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे थे तो भार मैंने पढ़ाया था, तो भार में मैंने गलती से लिखा दिया था कि भार एक अदिश राशि है, उसको सुधार लीजिए। भार क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए और फिर बाकी जो है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।